इतिहास किसी भी देश की पहचान होता है। ये हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। भारत का इतिहास तो एक बहुत बड़ी किताब की तरह है, जिसमें बहादुरी, त्याग, ज्ञान और संस्कृति की बहुत सारी कहानियां भरी हुई हैं। इस किताब के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्होंने भारत के भविष्य को एक नया रूप दिया। ये पन्ने इंपॉर्टेंट ईयर्स माने जाते हैं। आइए भारत के इतिहास के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ईयर्स के बारे में जानते हैं। 322 ईसा पूर्व। यह साल भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत लेकर आया। यह वह समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे राज्य और जनपद थे, जो आपस में संघर्षरत रहते थे। इस समय एक महान योद्धा और दूरदर्शी नेता का उदय हुआ, जिसने पूरे भारत को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसी साल चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नंद वंश के अत्याचारों और भ्रष्टाचार से तंग आकर चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई और नंद वंश को पराजित किया। यह विजय केवल एक साम्राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही बहादुर योद्धा और दूरदर्शी राजा थे। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाया। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न्याय और समानता को प्राथमिकता दी, जिससे उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि आ गई। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, जो गंगा के मैदान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि राज्य संचालन के गुर भी सिखाए। चाणक्य की नीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर मौर्य साम्राज्य को एक अजेय शक्ति बना दिया। मौर्य साम्राज्य अपने समय का एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर साम्राज्य था। इसके विशाल क्षेत्र और समृद्ध संसाधनों ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रदेशों में कला, संस्कृति और विज्ञान का भी विकास हुआ। इस साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई पहचान दी। अशोक महान, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ने इस साम्राज्य को और भी महान बनाया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने दादा के द्वारा स्थापित नींव को और मजबूत किया और अपने शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे अपने पूरे साम्राज्य में फैलाया। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और यह धर्म भारत के कोने कोने में फैल गया। अशोक के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस समय कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व विकास हुआ। अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तूप, विहार और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में भारतीय सभ्यता ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की और यह समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इस युद्ध में अफगान शासक मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस जीत ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। इसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी और धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम शासन फैल गया। इस दौरान भारतीय संस्कृति पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव पड़ा और एक नई मिलीजुली संस्कृति का जन्म हुआ। 1506 ईस्वी में पानीपत के मैदान पर एक और बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की सेना ने अपनी रणनीति और साहस से लोदी सेना को पराजित किया। बाबर एक बहुत ही बहादुर योद्धा
और रणनीति बनाने में माहिर था। उसने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के मैदान में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। उसने तोप और घुड़सवार सेना का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके लोदी सेना को हरा दिया। तोपों का उपयोग भारतीय युद्धों में एक नया आयाम लेकर आया। मुगल वंश ने लगभग 300 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान उन्होंने भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस दौरान अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजाओं ने भारत पर शासन किया। इन शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और भारत को एक नई दिशा दी। मुगल काल को कला, संस्कृति और इमारतें बनाने की कला के विकास के लिए जाना जाता है। इस काल में ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी अद्वितीय इमारतें बनाई गईं। मुगल काल में चित्रकला, साहित्य और बागवानी का भी विकास हुआ। मुगल चित्रकला में बारीकी और रंगों का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी काफी उन्नति हुई। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्धि आई। मुगल काल में वस्त्र, आभूषण और जीवन शैली में भी बदलाव आया। मुगल शासकों की शान शौकत और उनकी जीवन शैली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। मुगल काल का भारतीय खान-पान पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। मुगलई व्यंजन आज भी भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संगीत और नृत्य में भी मुगल काल का योगदान महत्वपूर्ण रहा। मुगल दरबार में संगीत और नृत्य का विशेष स्थान था और कई महान संगीतकार और नर्तक इस काल में उभरे। मुगल काल में भाषाओं का भी विकास हुआ। फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ा और कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां इस काल में लिखी गईं। मुगल साम्राज्य की विरासत आज भी भारत में जीवित है। उनकी स्थापत्य कला, संस्कृति और परंपराएं आज भी भारतीय समाज में देखी जा सकती हैं। 1867 की क्रांति आजादी की पहली लड़ाई। यह वह समय था जब भारतीयों ने पहली बार संगठित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। 1800 ईस्वी। यह साल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस साल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाले समय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। इस साल मेरठ की छावनी से शुरू हुआ सिपाही विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मेरठ से शुरू होकर यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और कई अन्य स्थानों तक पहुंच गया। यह विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के गुस्से को दिखाता है। यह गुस्सा कई वर्षों से ब्रिटिश शासन की नीतियों और अत्याचारों के कारण पनप रहा था। इस विद्रोह के पीछे कई कारण थे, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जो भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, जो उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से कमतर मानता था और उनके साथ अनुचित व्यवहार करता था, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसके तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था, और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां प्रमुख थीं। इन नीतियों ने भारतीय किसानों और व्यापारियों को बुरी तरह प्रभावित किया और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीयों को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, और भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। इस विद्रोह ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि अगर वे संगठित होकर लड़ें तो वे अपने देश को आजाद करा सकते हैं। यह विद्रोह आने वाले स्वतंत्रता संग्रामों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव 1947 ईस्वी। 15 अगस्त 1947
यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का दिन है। इस दिन भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा और एक आजाद देश बन गया। यह दिन उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम था जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। आजादी के बाद भारत ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और तरक्की की राह पर बढ़ा। उदारीकरण का दौर और भारत का नया सफर। 1911 ईस्वी 1991 ईस्वी में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इस साल उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों में लाइसेंस राज का अंत, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और निजीकरण प्रमुख थे। इन बदलावों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ और भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। समापन। ये कुछ महत्वपूर्ण साल हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाया है। ये साल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा देश कितनी मुश्किलों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। इन सालों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की मुश्किलों का सामना करना है और एक मजबूत, अमीर और विकसित भारत का निर्माण करना है।